तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं देखो वो है सोशलिज्म इन यूरोप। उसके बारे में हम जानने वाले हैं। चैप्टर में तो रशियन रिवॉल्यूशन भी मिलेगा, लेकिन जो रशियन रिवॉल्यूशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में तो सिर्फ हम जानेंगे कि सोशलिज्म यूरोप में किस तरह से आया। ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर को मैंने 4 हिस्सों में बांटा है। 4 नहीं, 5 हिस्सों में बांटा है। अगर तुमने इस चैप्टर को इस 5 सेक्शन पे देख लिया तो तुम्हें ये चैप्टर बहुत ही आसान होने वाला है। तो जो ये चैप्टर है जो हम शुरू करने वाले हैं वो है सोशलिज्म इन यूरोप, एंड साथ में हम ये भी पढ़ेंगे रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन। अच्छा, तो ये चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे इसको हम कुछ पहले डिवाइड कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चीज़ जो हमें जानना होगा इस चैप्टर के लिए, जो कॉन्सेप्ट हमें बनाना होगा, सीरियलिटी जो जानना होगा कि किसके बाद क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि एज ऑफ सोशल चेंज, कि यूरोप में सोशल चेंज का जो एज है वो किस तरह से इमर्ज हुआ, ये हमें जानना पड़ेगा। फिर हम जिस चीज़ के बारे में जानेंगे वो है रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे इसमें। ठीक है। फिर हमको पढ़ना पड़ेगा फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। ठीक है। फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन जो हुआ था पेट्रोग्रेड। ठीक है। फिर हमें यहाँ से लेकर अक्टूबर तक जितने भी रिवॉल्यूशंस है वो सब हमें यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। रिवॉल्यूशन, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन से लेकर अक्टूबर रिवॉल्यूशन तक हमें सब कुछ तो यहाँ पे जानना पड़ेगा। उसी के साथ हमें जो जानना पड़ेगा चेंजेस क्या क्या हुआ था, डी पे चेंजेस आफ्टर अक्टूबर। अक्टूबर के बाद यूरोप में क्या क्या चेंजेस आए ये हमें सीखना पड़ेगा। और जो आखिरी पॉइंट बचा है वो है ग्लोबल इन्फ्लुएंस। ग्लोबल इन्फ्लुएंस हमें जानना पड़ेगा कि जितने भी रिवॉल्यूशंस हुए उनके क्या इफेक्ट हुआ सारे विश्व में। ये ग्लोबल का मतलब क्या है, पूरा दुनिया। हाँ, हर जगह में इसका क्या इन्फ्लुएंस हुआ, किस चीज का। ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, और साथ में यूएसएसआर। ये चीज हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इस चैप्टर को हमने 5 सेक्शंस पे डिवाइड किया। आज इस लेक्चर पे हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है एज ऑफ सोशल चेंज इन यूरोप। तो इतना चीज छाप लिया कॉपी में। अगर इतना चीज छाप लिया तो हम आगे बढ़ सकते हैं सोशल चेंज के बारे में जानने के लिए। ठीक है। देखो, जो ये सोशल चेंज है वो यूरोप में सोशल चेंज, यूरोप में जो सोशल चेंज है वो हर कोई नहीं चाहता था। नॉट एवरीवन, नॉट एवरीवन वांटेड चेंज। ये बात तुम्हें पहले से याद रख लेना है। ठीक है। ठीक है कि यूरोप में सोशल चेंज होना जरूरी है, पर ये जो चेंज है वो सब लोग नहीं चाहते थे, या फिर कह सकते हो कि लोगों का जो चेंज करने का तरीका था वो अलग अलग था। अलग अलग पार्टीज के या फिर अलग अलग ग्रुप ऑफ मेंबर्स के अलग अलग सोच है। तो उन लोगों का जो सोच था वो यूरोप में सोशल चेंज का इफेक्ट क्यों आया था, कुछ तो रीजन होगा। तो इसके बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा बहुत तो फ्रांस रिवॉल्यूशन जानना पड़ेगा, क्योंकि जो फ्रांस रिवॉल्यूशन पे जो हुआ था उसका इफेक्ट पूरे दुनिया में हुआ। हर जगह में हुआ। तो पहले इसको मिटाते हैं। तो फ्रांस रिवॉल्यूशन पे क्या हुआ था, जो सोसाइटी था फ्रांस रिवॉल्यूशन में, जो सोसाइटी था वो भी डिवाइडेड था स्टेट्स में।
ड्यूरिंग फ्रांस रिवॉल्यूशन हमने ये पढ़ा था, सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स। तो उसमें क्या था, चर्च, किंग्स एंड मिनिस्टर्स एंड वर्कर्स, 3 कैटेगरी के लोग थे। इन लोगों को स्टेट्स में डिवाइड किया गया था। इनमें से जो चर्च है, किंग्स एंड मिनिस्टर्स है, वो रूलिंग करते थे किसको, वर्कर्स पीपल को। उन लोग थे जो रूल्ड होता था वो है वर्कर पीपल, और जो रूलिंग करते थे वो चर्च, किंग्स एंड मिनिस्टर्स थे, जो फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट में आते थे। तो उनका जो इफेक्ट है वो फ्रांस रिवॉल्यूशन एक ऐसा है कि सब जगह में उसका इफेक्ट हुआ। जैसे इंडिया में फ्रांस रिवॉल्यूशन की बहुत चर्चा किया राजा राम मोहन रॉय, हाँ, फिर बिपिन डिरोजियो, उन्होंने भी क्या किया, फ्रांस रिवॉल्यूशन के चर्चे भारत में भी की। तो फ्रांस रिवॉल्यूशन का जो इफेक्ट है वो हर जगह में हुआ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फ्रांस में ही हुआ था। जब इसके बारे में लोगों को पता चल रहा था फ्रांस में क्या हो रहा था, सबको पता चल रहा था, तो एक बार क्या हुआ, जब यूरोप में भी ये सोशल चेंज के लिए सबकी डिमांड्स आए, तो हर लोगों ने नहीं चाहा। जैसे फ्रांस में भी हर लोग नहीं चाहते थे कि चेंज हो, ये सबका डिमांड नहीं था। कुछ लोग चाहते थे चेंज हो, कुछ लोग चाहते थे नहीं चेंज हो। जो ऑलरेडी पावरफुल है वो लोग नहीं चाहते थे चेंज हो। जो मोनार्की सिस्टम है, फ्रांस से जो मोनार्की सिस्टम को ओवरथ्रो करने का बात चल रहा था, वो हर लोग नहीं चाहते थे। जो वर्किंग पीपल्स है वही लोग चाहते थे कि ये सब चेंज हो। तो हुआ क्या, यूरोप में भी जो चेंज है उसके बारे में जानने से पहले हम पूरे चैप्टर का एक जिस्ट समझते हैं। पूरे चैप्टर का एक जिस्ट, एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, जिससे एक कॉन्सेप्ट बने कि चैप्टर को पढ़े कैसे। तो बात है ऐसा है, ये जो दुनिया है, वर्ल्ड, ये 2 हिस्सों में डिवाइड है। ये 2 हिस्सों में डिवाइड है। कुछ है जिनके पास कुछ है, हैव्स, जिनके पास कुछ है, और बहुत लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, हैव्स नॉट। कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ है, और कुछ लोग हैं जिनके पास नहीं है कुछ भी, हैव्स नॉट। तो हुआ क्या, देखो, जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, जिनके पास नहीं है वो क्या चाहेगा, उसके पास भी वो सारे चीज हो जो उन लोगों के पास है। दुनिया में 2 तरह का लोग हैं। कुछ लोग हैं इनके पास सब कुछ है, कुछ लोग हैं इनके पास कुछ नहीं है। जिनके पास कुछ नहीं है वो क्या चाहेगा कि उसके पास भी वो सब कुछ हो जो उन लोगों के पास है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, देखो, इस वजह से दुनिया में ये 2 कैटेगरीज के जो लोग हैं इनके बीच में होता है कॉन्फ्लिक्ट। क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट जब शुरू होता है, ये कह सकते हो कि एक तरह का विवाद शुरू हो जाना दोनों के बीच में आपस में। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, किस वजह से कॉन्फ्लिक्ट है, किस चीज को लेके ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ। इनके पास कुछ है, कुछ नहीं है। क्या चीज है इन लोगों के पास और क्या चीज नहीं है, वो चीज है राइट्स। वो चीज है राइट्स। किसी के पास तो राइट्स है, किसी के पास राइट्स नहीं है। जिनके पास राइट्स नहीं है वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि उनके पास भी वो सब राइट्स हो जिनके पास राइट्स है, उस तरह का राइट्स उनके पास भी हो। इसी बात को लेके क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, और इस कॉन्फ्लिक्ट में अब लोग क्या चाहेंगे, कुछ लोग होते हैं ऐसे कि वो लोग राइट नहीं मिला तो अपने आप को सेटिस्फाइड कर लिया, बोल दिया कि हम सेक्रीफाइस कर लेते हैं। हम सेक्रीफाइस कर लेंगे। जैसे भारत में ऐसा हुआ, भारत के लोगों ने राइट्स को सेक्रीफाइस कर दिया था, लेकिन ये जो वेस्टर्न पीपल्स है, इंडियन पीपल सेक्रीफाइस कर लिया था। इंडियन पीपल सेक्रीफाइस किया राइट्स को, लेकिन वेस्टर्न पीपल ने, जो बाहर देश के लोग थे, वेस्टर्न पीपल ने राइट्स को सेक्रीफाइस नहीं किया। उन लोगों ने क्या किया, राइट्स के लिए फाइटिंग किया। वही लोग राइट्स के लिए फाइटिंग की। तो हमें चेंजेस क्यों देखने को मिले, अगर राइट्स के लिए सेक्रीफाइस कर देते तो कोई झगड़ा नहीं था, जैसे भारत के लोग सहन कर रहे थे। लेकिन वेस्टर्न पीपल वो सहन नहीं कर रहे थे, उन लोगों को राइट्स चाहिए, उन लोगों ने इसके लिए फाइटिंग करना शुरू कर दिया। ठीक है,
अब देखो ये होता क्या है, पहले मान लेते हैं कि सोसाइटी में कुछ टाइप ऑफ पीपल थे जिसके पास लैंड हुआ करता था, उसको हम लैंडलॉर्ड कह दें। और कुछ लोग हैं जो इसी जमीन के आसपास रहते हैं, इर्द गिर्द रहते हैं, मान लेते वो वर्कर्स है, वर्कर्स या फिर इसको हम लेबर्स भी कहेंगे। तो ये जो वर्कर्स है, इन लोगों को बोला गया कि ये जो लैंडलॉर्ड है वो कहते हैं कि आप लोग मेरे जमीन पे आए, यहाँ पे आके आप लोग रह सकते हैं, आप लोग मेरे जमीन पे काम भी करें। जब काम करेंगे कुछ प्रोडक्शन होगा, इसमें से कुछ पैसा मिलेगा, प्रॉफिट आएगा, हम आप लोगों से ये शेयर कर लेंगे। आप यहाँ पे फ्री में रह सकते हैं, हमारे ज़मीन पे रह सकते हैं, और ज़मीन पे रह के ज़मीन पे ही आप प्रोडक्शन कीजिए। तो वर्कर्स को इस तरह से लैंडलॉर्ड ने अपने अपने ज़मीन पे बुलाया और उन लोगों ने काम किया, बदले में प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट ज़्यादा किसको मिला? मोर प्रॉफिट जो है वो लैंडलॉर्ड को मिला। हाँ, मोर प्रॉफिट गेन्ड बाय लैंडलॉर्ड को मिला। और ऐसे करके लैंडलॉर्ड क्या हो गया? बहुत ही पैसे वाला हो गया, बहुत ही पैसे वाला हो गया। और इस सिस्टम को हम कह सकते हैं कि लैंडलॉर्ड स्लेव सिस्टम ऐसा चल रहा था यहाँ पे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समय जैसे बीतते गए, तो ये जो लैंडलॉर्ड्स है वो और भी पैसा उन लोगों को मिलना शुरू हुआ, क्योंकि ये लोग ज्यादा प्रोडक्शन करते थे, वर्कर्स लोग, ये लोग जाके इसको मार्केट में बेच देते थे, प्रॉफिट उन लोगों को ज्यादा हो रहा था। तो उन लोगों ने धीरे धीरे, ये जो लैंडलॉर्ड्स थे, ये लोग धीरे धीरे इंडस्ट्री खोलना शुरू कर दिया। इंडस्ट्री खोलना शुरू कर दिया, ठीक है, इंडस्ट्री खोलना शुरू कर दिया। उन लोगों ने इंडस्ट्री खोल दिया, और इंडस्ट्री जब खोला तब उन लोगों ने ऐसा कहा कि जो ये वर्कर लोग हैं उन लोगों के साथ ऐसे एग्रीमेंट किए कि आप लोग अभी मेरे जमीन पे तो नहीं रह सकते, आप लोग एक काम कीजिए, मेरे इंडस्ट्री पे आके काम कीजिए। अगर आप लोग मेरे इंडस्ट्री पे काम करते हैं, उसके बदले में हम आपको देंगे वेजेस। वेजेस सैलरी नहीं होता, वेजेस सैलरी को नहीं कहते, वेजेस और सैलरी में डिफरेंस है, ठीक है। वेजेस मतलब तुमने कुछ काम किया, इसके बदले में हमने कुछ भी दिया हो, वो जो भी दिया उसको हम वेजेस बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो उन लोगों ने वेजेस देना शुरू कर दिया। और ये जो इंडस्ट्री खोलने के वजह से जो ये लैंडलॉर्ड्स थे, अभी ये इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, इन लोगों के पास और भी ज्यादा पैसा आना शुरू हो गया। पर इन लोगों ने जो वर्कर हैं उसका वर्किंग कंडीशन पे ध्यान नहीं दिया, बस अपने प्रॉफिट पे ध्यान दिया। उन लोगों ने मोर फोकस किस में किया? अपना प्रॉफिट, फोकस ऑन ओन प्रॉफिट, हम पर्सनल प्रॉफिट भी कह सकते हैं। उन लोगों ने सिर्फ अपना प्रॉफिट पे ही ध्यान दिया, और जो वर्किंग कंडीशंस है ऑफ वर्कर्स, इसके बारे में कुछ भी ध्यान नहीं दिया। वी आर वेरी पोर, वर्कर्स वी आर वेरी पोर। तो ये सब जो सिनेरियो चल रहा था, इससे हमें पता चलता है कि यूरोप में कुछ समय के लिए क्या आ जाएगा? इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। इंडस्ट्री से ऐसा कुछ होने के बाद इस चीज को हम कहते हैं कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में क्या हुआ? कोई पार्टिकुलर व्यक्ति होगा जिसके पास इंडस्ट्री होगा, जो उस इंडस्ट्री का मालिक होगा, और उस इंडस्ट्री में वर्कर सिर्फ काम करेंगे, बदले में उसको वेजेस मिलेगा। और ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, मतलब जो कैपिटलिस्ट थे, जो कैपिटलिज्म को चला रहे थे, इंडस्ट्री को चला रहे थे, वो लोग कभी भी वर्कर का कंडीशन पे ध्यान नहीं दिया, वर्कर का हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, ज्यादा प्रॉफिट में ही सिर्फ ध्यान दिया, जिसके वजह से ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम से सब लोग हटना चाहता था, चेंज लाना चाहता था। किसी को ये सिस्टम पसंद नहीं था, क्योंकि ये ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे। ये जो कैपिटलिज्म सिस्टम था, एक्सप्लॉइट कर रहे थे लोगों को। इसी वजह से सॉल्यूशन पे आया सोशलिज्म। इसी वजह से इस चीज के अगेंस्ट पे आया सोशलिज्म। हम कह सकते हैं सोशलिज्म क्या है? इट इज ए रेस्पॉन्स अगेंस्ट कैपिटलिज्म।
अगेंस्ट कैपिटलिज्म। ये कैपिटलिज्म के खिलाफ एक रेस्पॉन्स था सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या था? कैपिटलिज्म के खिलाफ एक रेस्पॉन्स था। तो सोशलिज्म पे क्या होता है? जो सोशलिज्म पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन, ये दोनों ही जो राइट्स है वो लोगों के पास होता है। हाँ, वो लोगों के पास होता है। तो सोशलिज्म हर कोई चाहता था, यही लोग चाहते थे कि डिस्ट्रीब्यूशन सब में इक्वली हो, प्रोडक्शन भी सब लोग मिलके करें और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का इक्वली हो। ये था सोशलिज्म जो सब लोग चाहते थे। तो किस तरह से ये चैप्टर में हमें ये सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे और कैसे ये सोशलिज्म तक पहुंचता है, इसी स्टोरी को लेके बना ये चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप। हमें जानना पड़ेगा कि यूरोप में आखिर सोशलिज्म कैसे आया, किस तरह से इसका इमर्ज हुआ। ठीक है, तो ये गिस्ट आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम जानने वाले हैं यूरोप में सोशलिज्म किस तरह से शुरुआत हुआ। तो मिटा दे इसको। अब हम जानेंगे जो यूरोप है उसमें हर कोई तो चेंज नहीं चाहता था। तो यूरोप में क्या हुआ? 3 तरह के लोग थे। यूरोप का जो सोसाइटी था, सोसाइटी ऑफ यूरोप, यूरोप का जो सोसाइटी था वो 3 सोसाइटी में, 3 ग्रुप ऑफ मेंबर्स में डिवाइड था। ठीक है, पहला जो था वो है लिबरल्स, फिर हमें जानना है रेडिकल्स, फिर हमें जानना है कॉन्जर्वेटिव्स। ठीक है, तो ये जो सोसाइटी को लेके जो लिबरल्स का आइडिया था वो किस तरह का आइडिया था, हमें यही सब जानना है। फिर रेडिकल्स लोग किस तरह का सोच बना रहे थे कि सोसाइटी यूरोप का कैसा होगा। हर कोई अपना अपना एक डिमांड लेके आ रहा था। तो लिबरल्स जो है वो वांटेड ए नेशन, वो कुछ इस तरह का एक नेशन चाहते थे। दे वांटेड ए नेशन where all the citizens, where they wanted a nation which can tolerate, ऐसे लिखते हैं, which can tolerate all the religion। वो लोग बस ऐसा एक नेशन चाहते थे जिसमें हर तरह का रिलीजन रह पाए। ये हम कह सकते हैं कि लिबरल्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो लोग चाहते क्या थे। वो कुछ ऐसा नेशन बनाना चाहते थे जिसमें हर रिलीजन रह सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात था ये। और ये लोग जो रूलर थे, उन लोगों के जो पावर्स थे, अनकंट्रोल्ड पावर्स ऑफ रूलर्स, इसके खिलाफ थे। दे आर अगेंस्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ रूलर्स। जो रूलर्स थे उनके अनकंट्रोल्ड पावर के खिलाफ थे। रूलर के पास इतना पावर नहीं होना चाहिए। रूलर के पास भी लिमिटेड पावर होना चाहिए, इक्वल राइट्स होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो रूलर्स के पावर के खिलाफ थे और साथ में वो लोग ऐसा नेशन चाहते थे जिसमें हर तरह का रिलीजन रह पाए। और दे वांटेड टू सेफगार्ड इंडिविजुअल राइट्स। वो लोग इंडिविजुअल राइट्स को सेव करना चाहते थे। किससे सेव करना चाहते थे? फ्रॉम अगेंस्ट गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है उसके, जो गवर्नमेंट रूलिंग गवर्नमेंट है, ठीक है, क्योंकि वो तो मोनार्की सिस्टम चाहता था। जो रूलिंग गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके खिलाफ वो लोग इंडिविजुअल राइट्स को सेफगार्ड करना चाहते थे। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया कि लिबरल्स
कैसा नेशन चाहता था? वो जहाँ पे हर तरह का रिलीजियन रह पाए, ठीक है, और साथ में अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ रूलर्स के अगेंस्ट भी थे वो लोग, ठीक है। दे वांटेड वो लोग चाहते थे, अभी वर्ड पे ध्यान देना, वो लोग किस तरह का चीज चाहते थे? दे वांटेड ए रिप्रेजेंटेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दे वांटेड रिप्रेजेंटेटिव, वो लोग एक रिप्रेजेंटेटिव चाहते थे, साथ में एंड एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। वो लोग क्या चाहते थे? एक इलेक्टेड पार्लियामेंट भी चाहते थे, इलेक्टेड पार्लियामेंट। और जो वो पार्लियामेंट जो होगा, वो जो रूल्स रेगुलेशन सेटअप करेगा, वो भी सब्जेक्ट टू जुडिशियरी होगा। पार्लियामेंट which should be subjected to जुडिशियरी। वो लोग कह रहे हैं जो भी पार्लियामेंट बनेगा उसमें कुछ जुडिशियरी सिस्टम भी रहेगा, ताकि वो क्या कर पाए? which can interpret the law, interpret the law which can interpret the law। तो वो लोग क्या चाहते थे? देखो, लिबरल्स क्या चाहते थे? एक ऐसा नेशन जो सारे रिलीजियन को टॉलरेट कर पाए। फिर जो वो लोग अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ रूलर के जो अनकंट्रोल्ड पावर से उसके अगेंस्ट पे थे, हाँ, दे आर अगेंस्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ रूलर्स। और वो लोग सेफगार्ड इंडिविजुअल राइट्स जो है उसको सेफगार्ड करना चाहते थे अगेंस्ट गवर्नमेंट रूल। They wanted a representative and an elected parliament which should be subjected to judiciary which can interpret the laws। तो जो भी रूल्स रेगुलेशन से किसी के साथ न्याय करना हो, वो सब कुछ के लिए उन लोगों ने सोचा कि ऐसा एक जुडिशियरी सिस्टम बनाएंगे जिसके थ्रू सबको न्याय मिलेगा और साथ में ये पार्लियामेंट भी होगा, ठीक है। तो और एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर नॉट डेमोक्रेट्स। ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है, हम कह सकते हैं कि ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है लिबरल्स का, कि ये लोग डेमोक्रेट्स नहीं थे। ये लोग डेमोक्रेट्स नहीं थे, मतलब है दे आर नॉट डेमोक्रेट्स एज दे डिड नॉट सपोर्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज। क्योंकि इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने एक रूल्स कर दिया कि जो नॉन प्रॉपर्टी होल्डर्स है एंड वोमेन्स है, वो लोग वोट नहीं दे सकते। एज दे बैंड, जैसे कि उन लोगों ने बंद करके रखा था, एज द बैंड द वोटिंग ऑफ नॉन प्रॉपर्टी होल्डर्स, जिसके पास कुछ भी प्रॉपर्टी ना हो। क्योंकि अगर वो लोग भी वोट दे तो अगर उन लोगों में से कोई रिप्रेजेंटेटिव आ गया तो फायदा तो उन लोगों को हो जाएगा। फिर ये लोग सिस्टम ही ऐसा बनाया कि नॉन प्रॉपर्टी होल्डर्स को वोट देने का ही सिस्टम ना हो। नॉन प्रॉपर्टी होल्डर्स एंड वोमेन्स। तो ये कुछ पॉइंट था, क्वेश्चन आता है बहुत बार कि लिबरल्स के ओपिनियंस क्या है, लिबरल्स का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या चाहते थे वो लोग, सोसाइटी में क्या चेंजेस लाना चाहते थे, वो किस तरह का नेशन चाहते थे। तब हमें ये सब जरूर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। दे आर नॉट डेमोक्रेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज दे डिड नॉट सपोर्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, एज दे बैंड द वोटिंग ऑफ नॉन प्रॉपर्टी होल्डर्स एंड वोमेन्स। तो हमने ये जान लिया कि लिबरल्स सोसाइटी, यूरोप का सोसाइटी में किस तरह का चेंजेस लाना चाहते थे, वो किस तरह का नेशन चाहते थे। अब हमें समझना है कि रेडिकल्स क्या चाहते थे, ठीक है। तो उठा लिया इन सबको। तो अभी हम रेडिकल्स के बारे में पढ़ते हैं।
तो जो रेडिकल्स है उनके ओपिनियंस, और अभी आपने देखा है लिबरल्स कैसे थे, उनमें अलग ही ओपिनियन थे, सबके अलग अलग ओपिनियन थे, कॉन्जर्वेटिव्स के भी अलग अलग ओपिनियन थे। वो लोग अलग अलग सोसाइटी बनाना चाहते थे, किसी का भी ओपिनियन सेम नहीं था, इसी बात पे तो झगड़ा चल रहा था। तो जो रेडिकल्स है दे वांटेड a nation which could be run by majority of peoples। वो लोग ऐसा नेशन चाहते थे जिसको मेजोरिटी ऑफ पीपल्स के द्वारा ही चलाया जाए। हम कह सकते हैं कि दे वांटेड, वो लोग एक ऐसा गवर्नमेंट चाहते थे, they wanted a government elected by majority of peoples। majority of peoples, ठीक है। तो हमने देखा कि जो रेडिकल्स है वो कुछ ऐसा नेशन चाहते थे जिसमें ज्यादातर लोग, इस कंट्री में ज्यादातर जिस ट्राइब का लोग हो या फिर जो भी जाति का लोग हो, जिसका क्वांटिटी ज्यादा हो, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो, हाँ, वो लोग ही सिर्फ क्या करे, रूलिंग करे एक सोसाइटी में। तो रेडिकल्स का कुछ ऐसा चाहना था। सोसाइटी में वही इंसान सिर्फ रूलिंग कर पाएगा जिसका मेजोरिटी ज्यादा हो, ठीक है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लोग भी दे आर अपोजिंग the privileges they are opposing the privileges of rulers। कौन से रूलर्स? जैसे कि लैंडलॉर्ड्स, फैक्ट्री ओनर्स, जो फैक्ट्री ओनर्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उनको जो प्रिविलेजेस मिल जाता था, उन लोगों को जो इतना पावर मिल जाता था, वो लोग इसके खिलाफ थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि उन लोगों को इतना पावर मिले। तो दे आर अपोजिंग द प्रिविलेजेस ऑफ रूलर्स लाइक लैंडलॉर्ड्स, फैक्ट्री ओनर्स। पर एक चीज तो है, दे आर हमने लिबरल्स पढ़ लिया, अभी रेडिकल्स पढ़ रहे। दे आर नॉट अगेंस्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है किसी इंडिविजुअल का, उसके खिलाफ नहीं थे। किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी तो हो सकता है, इसके खिलाफ उन लोग नहीं थे। दे आर नॉट अगेंस्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात था। तो हमने देखा कि रेडिकल्स एक ऐसा नेशन चाहते थे जहां पे मेजोरिटी पीपल ही उसको रन करे। फिर हमने ये भी देखा कि गवर्नमेंट भी किसका बने, गवर्नमेंट भी इलेक्टेड हो मेजोरिटी ऑफ पीपल से ही। और दे आर अपोजिंग द प्रिविलेजेस ऑफ रूलर्स लाइक लैंडलॉर्ड्स, फैक्ट्री ओनर्स। फिर हमने देखा दे आर अगेंस्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो लोग प्राइवेट जो प्रॉपर्टी थे उसके खिलाफ थे। किसी का भी प्राइवेट प्रॉपर्टी सेम से सबके पास, किसी के पास ज्यादा होगा, किसी के पास कम होगा, उसके खिलाफ थे। वो लोग इस चीज को पसंद नहीं करते थे। अब जो आखिरी पॉइंट हम बोलना चाहते हैं, जैसे कि जो वेल्थ है, वो वेल्थ सबके पास ज्यादा हो, किसी के पास कम हो, ऐसा नहीं, इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। दे डिसलाइक्ड, वो लोग पसंद नहीं करते थे, दे डिसलाइक्ड द concentration of wealth, that is like the concentration of wealth of any individual, जो किसी अकेला इंसान के पास ज्यादा संपत्ति हो, वो ऐसा नहीं चाहता, ठीक है। तो हमने इस तरह के साथ साथ रेडिकल्स को भी जान लिया, लिबरल्स को भी जान लिया। हमें देखना है कि जो किस तरह का चेंजेस चाहते थे। वो लोग ऐसा नेशन चाहते थे जिसमें मेजोरिटी ऑफ पीपल रूलिंग करे।
और लिबरल्स ऐसा नेशन चाहते थे जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे हर कोई रिलीजन रह पाए, हर कोई रिलीजन रह पाए। अब हमें देखना है कॉन्जर्वेटिव्स क्या है। जो ये कॉन्जर्वेटिव्स हैं, कॉन्जर्वेटिव्स हैं, वो लोग भी चाहते थे कि चेंजेस जो हो वो हो, चेंजेस बस अचानक से ना हो, चेंजेस सडनली ना हो, चेंजेस भी हो लेकिन वो धीरे धीरे हो, बहुत धीरे धीरे। ठीक है, तो चेंजेस, उन लोगों ने कहा कि चेंजेस, दे सेड चेंजेस आर इनएविटेबल, चेंजेस तो होना ही है, बट पास्ट कैन नॉट बी फॉरगॉटन। चेंजेस तो हो लेकिन जो पुराने चीजें हैं उसको सडनली हम भूल ना जाए। ठीक है, कि हम क्या हो रहा था पहले, कैसा चेंज था पहले, किस तरह का सोसाइटी था पहले, सडनली चेंज ना हो। ठीक है, तो और एक पॉइंट कह सकते हैं कि दे वांटेड स्लो चेंज। वो लोग चेंज तो चाहते थे पर स्लोली चाहते थे, बहुत तेज रफ्तार में नहीं। तो हमने देखा कि तीन तरह का सोसाइटी में तीन तरह का ग्रुप ऑफ मेंबर्स थे और उन लोगों के अलग अलग ओपिनियन थे कि सोसाइटी इस तरह का हो, सोसाइटी ऐसा हो, सोसाइटी वैसा हो। अलग अलग लोगों के अलग अलग बातें चल रहे थे। तो असल पे सोसाइटी बना कैसे, क्या सोसाइटी, इन लोगों का जो हालत चल रहा था, इन सब को देख के हमें ऐसा लगता है कि जो ऐसा नया पॉलिटिकल ट्रेंड्स आने वाला है, ये तीनों ग्रुप का जो ओपिनियन है, ऑब्जेक्टिव्स है, उसको जानने के बाद हमें ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है कि जो नया ट्रेंड्स एक आने वाला है, एक नया टाइम आने वाला है, नया समय आ जाएगा। ठीक है, जो जिस तरह से मैं तुमको ये चैप्टर पढ़ने के लिए सोच बना रहा हूँ, वो तुम किसी भी कंट्रीज के ऊपर लगा सकते हो। हर कोई कंट्रीज में इस तरह से ही सोसाइटी में चेंज होता है। ठीक है, तो अब हम जो करने वाले हैं वो है कि इस तीनों ग्रुप के वजह से यूरोप का जो सोसाइटी है उसमें किस तरह का चेंजेस आया वो हमें जानना है। ठीक है, सोसाइटी में किस तरह का चेंजेस आया वो हमें जानना है। रेडिकल्स के वजह से, लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव्स, इन तीनों लोगों का जो ओपिनियंस है, ऑब्जेक्टिव्स है, हमने देखा। और इन्हीं सब ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान पे रखते हुए हमने ये महसूस कर पाया कि अब तो यूरोप में एक पॉलिटिकल चेंज होगा ही होगा, क्योंकि सब लोग चेंज तो चाह रहे थे, तो एक पॉलिटिकल चेंज तो होगा ही होगा, सोसाइटी का चेंज तो होगा ही होगा, ये हमें समझ में आ रहा था। तो जो चेंज था वो तो होना ही था। तो इसके वजह से क्या हुआ, एक नया समय आ गया था यूरोप में, यूरोप का सोसाइटी में एक नया समय आ गया था। और इस समय में क्या चेंज हुआ, सोशल चेंज हुआ, सोशल चेंज हुआ, और साथ में और भी चेंज हुआ, इकोनॉमिक चेंज हुआ। ठीक है, तो जो नया समय आया है उस पर क्या क्या चेंज हो रहा था, सोशल चेंज हो रहा था, इकोनॉमिक चेंज हो रहा था। सोशल चेंज में जैसे न्यू सिटीज का इन्वेंशन हुआ, न्यू सिटीज। ठीक है, न्यू सिटीज, इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजियंस, नए नए जगह में इंडस्ट्री खोलना शुरू हो गया था। तो इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजियंस इमर्ज्ड, तो नए नए इंडस्ट्री खोल रहे थे। अच्छा, रेलवेज एक्सपांशन हुआ था, रेलवेज एक्सपांशन। तो जो ये सब चेंज जो हो रहा था, नया समय आ चुका था, ये हमें पॉलिटिकल चेंज समझने को आता है कि जो रेडिकल से, लिबरल से, कंजर्वेटिव से, उनका जो सोच है, उस सोच के वजह से यूरोप का सोसाइटी में एक नया चेंज आ चुका था, सोशल चेंज, इकोनॉमिक चेंज, एक नए नए सिटीज आ रहे थे, इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स इमर्ज हो रहे थे, रेलवेज एक्सपांशन हो रहे थे, और ऑल दीज leads to industrial revolution
इन सब वजह से क्या हुआ, यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का शुरुआत हो चुका था। और हम सोच रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो फायदा ही होगा, सब लोग अमीर बन गए होंगे। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहा था वो हमें जानना है अभी। जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, ये जो सिचुएशन बना, चेंजेस आए जिसके वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आए। वो प्रॉब्लम हमें अभी देखना है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ड्यूरिंग सोशल चेंज इन यूरोप। ठीक है, तो मिटा दे। अब हम देखते हैं, अब हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से किस किस तरह का प्रॉब्लम हो रहा। तो हम लिखेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, शॉर्ट में लिखा, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुआ। तो जो सबसे पहला चीज है जो प्रॉब्लम हुआ था, कि सबसे पहला रीजन जो many men, women and children, men, women and children all together reached at factories। वो लोग फैक्ट्रीज पे पहुंच गए मुंह उठा के, फैक्ट्रीज टू वर्क। हाँ, जितने भी लोग थे, हाँ, मैन, वोमेन, चिल्ड्रन सब इकट्ठा होके एक साथ चले गए फैक्ट्रीज में काम करने के लिए। और वहां पे कोई रूल भी नहीं था। देयर वॉज नो रूल फॉर वर्किंग एट इंडस्ट्रीज या फिर फैक्ट्रीज, इनमें जो काम करेंगे इनमें इसके लिए कोई रूल्स भी नहीं था। अच्छा, दूसरा क्या प्रॉब्लम था जो हम कह सकते हैं, दूसरा प्रॉब्लम कि इन लोगों को सिर्फ वर्कर्स को ज्यादा से ज्यादा काम कराया जाता है, पैसा बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है ठीक से। तो कहते हैं वर्किंग कंडीशंस जो था उन पे तो ध्यान ही नहीं दिया, जो ओनर्स है वो लोग तो ध्यान ही नहीं दिया। वर्किंग कंडीशंस कैसा है, वर्किंग कंडीशंस ऑफ वर्कर्स एट इंडस्ट्रीज वर वेरी पोर। इंडस्ट्रीज वर वेरी पोर, लाइक जैसे कि लेस wages were given, to workers, लेस वेजेस दिया जाता था वर्कर्स को। फिर हम कह सकते थे प्रॉब्लम कि जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था बहुत ज्यादा, भी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स एट इंडस्ट्रीज या फिर फैक्ट्रीज भी कह सकते हैं। फिर क्या हुआ था, एक्सप्लॉयटेशन तो हुआ था, फिर ज्यादा देर तक उन लोगों को इंडस्ट्री में काम कराया जाता था। तो हम कह सकते हैं कि वर्कर्स वर्किंग एट इंडस्ट्रीज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ज्यादा देर तक उन लोगों को काम कराया जाता था इंडस्ट्री में। और एक प्रॉब्लम कहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिखते हैं। और एक प्रॉब्लम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि जब ऐसा होता है कि जो प्रोडक्शन है उसका डिमांड कम हो जाए तब अनएम्प्लॉयमेंट दिखना शुरू हो जाता था। तो इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग लॉ डिमांड, LOW लॉ डिमांड ऑफ प्रोडक्शन,
जब जब प्रोडक्शन का जो डिमांड है वो घटे, तब तब अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता था। तो ये कुछ प्रॉब्लम था इंडस्ट्रियलाइज्ड या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवोल्यूशन की वजह से। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जिसके वजह से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के वजह से कुछ प्रॉब्लम जो हो रहा था वो हमने इधर देखा। पहला पॉइंट क्या था, जो मैन है, वुमेन है, चिल्ड्रन है, सब लोग एक साथ इकट्ठा काम करने आ गए और इंडस्ट्री में कुछ रूल तो सेट नहीं था। साथ में क्या हुआ, जो वर्किंग कंडीशंस है वर्कर का इंडस्ट्री में बहुत ही खराब था, घटिया था। हाँ, और लेस वेजेस दिया जाता था, एक्सप्लॉयटेशन वर्कर्स का बहुत ज्यादा हो रहा था इंडस्ट्री में। साथ में वर्कर जो इंडस्ट्री में काम करते थे उन लोगों को ज्यादा देर तक काम कराया जाता था, और इस कभी कभार अगर प्रोडक्शन का डिमांड कम हो तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाता था। तो ये कुछ प्रॉब्लम था। इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मैदान में उतरे कौन? मैदान में उतरे लिबरल्स एंड रेडिकल्स। ये लोग सोचने लगे कि किस तरह से ये जो प्रॉब्लम है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, इसको कैसे ठीक किया जाए। तो ये लोग पहुंचे एक सॉल्यूशन निकालने के लिए, इसी बात का एक सॉल्यूशन निकालने के लिए पहुंचे। और जब ये लोग सॉल्यूशन निकालने के लिए आए तब एक सिनेरियो हुआ। तो हमें अभी ये जानना है कि लिबरल्स एंड रेडिकल्स ये जो थे वो लोग किस तरह से इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो प्रॉब्लम अराइज हुआ, जो वर्कर को अच्छा कंडीशन नहीं मिलना, हाँ, ये सब जो प्रॉब्लम था, इन सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उन लोगों ने किस तरह का सॉल्यूशन निकाला। ये सॉल्यूशन अभी समझना है हमें, ठीक है? तो मिटा दे। अब हम जानेंगे लिबरल्स ने एंड रेडिकल्स ने क्या सॉल्यूशन दिया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए। तो उन लोगों ने जब सॉल्यूशन निकालने के लिए कोशिश किया तब देखा जो इंडस्ट्री है वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इंडस्ट्री जो है वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है? जो इंडस्ट्री है, तो उन लोगों ने देखा सॉल्यूशन, तो जब सॉल्यूशन निकालने गया तब एक सिनेरियो हुआ। वो सिनेरियो क्या था? सिनेरियो ऐसा था कि उन लोगों ने देखा कि जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री इज ए प्राइवेट प्रॉपर्टी। अच्छा, इंडस्ट्री तो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्री एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और ये जो इंडस्ट्री है एंड ओन्ड एंड regulated by the members of liberals and radicals। उन लोगों ने पाया कि जो इंडस्ट्री है, इन लोगों ने जो इतना नए नए सॉल्यूशन निकालने के लिए कोशिश करने के लिए गए, तब देखे कि जो इंडस्ट्री के खिलाफ वो लोग आवाज उठा रहे थे, वो इंडस्ट्री का ओनर तो लिबरल्स एंड रेडिकल्स का ही मेंबर है। तो वो लोग कैसे सॉल्यूशन निकाले अब? तो इसलिए उन लोगों ने क्या बोला कि जो सोसाइटी है उसको डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, बेस्ट तरीका क्या होगा? बेस्ट तरीका होगा, मतलब उन लोगों ने सॉल्यूशन दिया इस प्रॉब्लम का। कौन सा प्रॉब्लम का? सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू आईआर। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को लेके जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्यूशन करने के लिए लिबरल्स एंड रेडिकल्स ने क्या सॉल्यूशन दिया? उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या सॉल्यूशन दिया? उन लोगों ने बोला कि हम जो है वो हम लोग ज्यादातर बिलीव रखेंगे, दे बिलीव इन इंडिविजुअल एफर्ट, they believe on
इंडिविजुअल एफर्ट, जो एक व्यक्ति का जो क्षमता है, क्षमता के ऊपर ये डिपेंड होगा, ये निर्भर होगा कि किसी भी इंसान के पास कितना प्रॉपर्टी होना चाहिए। ये दिस इज डिपेंड ऑन एफर्ट, इंडिविजुअल एफर्ट। एक इंसान कितना मेहनत कर सकता है, उसके पास कितना क्षमता है, जितना उसका क्षमता है उसके अकॉर्डिंग ही उसके पास प्रॉपर्टी होगा, वेल्थ होगा, ठीक है। तो हमें उन लोगों का सॉल्यूशन ऐसा था, उन लोगों का सॉल्यूशन पे ऐसा क्यों था, क्योंकि वो लोग ही तो थे इंडस्ट्री का ओनर। तो वो लोग तो ऐसा रूल्स नहीं बना सकते कि खुद का ही लॉस हो जाए, तो खुद का फायदा तो चाह रहा था, इसीलिए कुछ ऐसा रूल्स बनाया, बोल दिया कि इंडिविजुअल एफर्ट जिसका ज्यादा होगा उसके पास ही हो सकता है प्रॉपर्टीज। अच्छा, इंडिविजुअल एफर्ट जो है, एक इंसान के पास जो क्षमता होगा उस क्षमता को वो लोग कैसे मापते थे, वो लोग कैसे मापते थे, ठीक है। तो उन लोगों ने कहा कि जो इंडिविजुअल एफर्ट है उसका वैल्यू होगा कुछ ऐसा, ठीक है। तो लिबरल्स एंड रेडिकल्स ने जो सॉल्यूशन दिया, वो लोगों ने किस चीज का सॉल्यूशन दिया, एक सोसाइटी को डेवलप करने के लिए सॉल्यूशन दिया। बोला कि किस तरह से एक सोसाइटी डेवलप हो सकता है। बोला कि एक सोसाइटी को किस तरह से डेवलप्ड सोसाइटी बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू होने के बावजूद भी। तो उस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, एक सोसाइटी को डेवलप करने के लिए लिबरल्स एंड रेडिकल्स ने बोला कि वो लोग इंडिविजुअल एफर्ट पे ज्यादा बिलीव रखेंगे। और कहा, और उन लोगों ने कहा, 3 पॉइंट पे सब कुछ लिखेंगे। उन लोगों ने कहा कि फ्रीडम शुड बी एंश्योर्ड, सबको फ्रीडम दे दो भाई, फ्रीडम शुड बी एंश्योर्ड, सबको फ्रीडम मिलना चाहिए। और जो पोर है, पोर वो ज्यादा से ज्यादा काम कर पाए, पोर कुड लेबर, जो गरीब है उसको तो काम करना ही है, पर वो ज्यादा क्षमता वाले इंसान हो, ज्यादा काम करने वाले इंसान हो, उसको ऑब्जेक्टिव सिर्फ काम पे होना चाहिए, उसको फ्रीडम मिल गया, फ्रीडम अभी उसके पास भी है, ठीक है। लेकिन जो ज्यादा काम करेगा उसके पास ज्यादा पैसा होगा। थर्ड में कहते हैं कि जो कैपिटल है, कैपिटल कुड रन द सोसाइटी विदाउट रेस्ट्रिक्शंस, एनी रेस्ट्रिक्शंस, बिना कोई रेस्ट्रिक्शन का। कैपिटल तो सबको मिलेगा, पैसे का कोई परवाह नहीं, बस ज्यादा मेहनत करो ज्यादा पैसा मिलेगा। तो बोला कि कैपिटल कुड रन द सोसाइटी विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। बोला ये 3 चीज अगर सोसाइटी में आ जाए तब एक सोसाइटी क्या बन सकता है, एक डेवलप्ड सोसाइटी बन सकता है, एक डेवलप्ड सोसाइटी बन सकता है। तो कोई भी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए लिबरल्स एंड रेडिकल्स ने 3 तरीका निकाला। एक है फ्रीडम सबको मिलना चाहिए, फ्रीडम शुड बी एंश्योर्ड। दूसरा है जो गरीब है वो ज्यादा से ज्यादा काम कर पाए। और तीसरा पॉइंट पे बोल दिया कि कैपिटल जो होगा एक सोसाइटी में वो सोसाइटी को चला पाए आराम से, कोई रेस्ट्रिक्शंस ना आए इसमें, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन उन लोगों ने निकाला। जो सॉल्यूशन उन लोगों ने निकाला, ये सॉल्यूशन काफी नहीं था, क्योंकि और भी ग्रुप्स ऑफ पीपल्स थे, ग्रुप्स ऑफ मेंबर्स थे, और भी दूसरे लीडर्स थे। जैसे कि दूसरे लीडर्स थे जो लिबरल्स एंड रेडिकल्स के जो ओपिनियंस था उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि सोसाइटी ऐसे होने से डेवलप होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें भी किसका ही फायदा है, सिर्फ और सिर्फ जो ऑलरेडी रिचेस्ट है वो सिर्फ रिच होता जाएगा, और जो गरीब है वो हमेशा गरीब ही रहेगा। इस सिस्टम से तो सोसाइटी डेवलप नहीं होगा, ये दूसरे ग्रुप ऑफ मेंबर्स का कहना है। तो दूसरे ग्रुप ऑफ मेंबर में से जो आता है वो है जो दूसरे ग्रुप ऑफ मेंबर हैं उस पे हमें मिलेगा नेशनलिस्ट के बारे में। क्योंकि सिर्फ रेडिकल्स, लिबरल्स, कॉन्जर्वेटिव्स यही नहीं थे, लीडर्स और भी थे जो सोसाइटी बनाना चाहते थे। तो हुआ क्या, सम ग्रुप्स ऑफ लीडर्स लाइक nationalist, NATIONALIST, some
ग्रुप्स ऑफ लीडर्स लाइक नेशनलिस्ट। हाँ, वो नेशनलिस्ट क्या चाहते थे? नेशनलिस्ट वांटेड ए नेशन, वो लोग एक ऐसा नेशन चाहते थे, ए नेशन in which all the citizen would have equal rights। जितने भी सिटीजन हैं उन सबको इक्वल राइट्स होना चाहिए। तो ये नेशनलिस्ट का कहना था, उन लोगों का ये मानना था कि एक नेशन कैसा हो, एक नेशन ऐसा हो जिसमें इक्वल राइट्स हो, ऐसा उन लोगों का कहना था। तो जो नेशनलिस्ट हैं वो लोग इक्वल राइट्स को सोसाइटी में लाने के लिए चाहते थे। दे वांटेड रिवॉल्यूशन, वो लोग कह रहे थे कि बिना रिवॉल्यूशन का ये सब होगा नहीं, इक्वल राइट्स तो मिलेगा नहीं किसी को। तो वो लोग चाहते थे रिवॉल्यूशन। इस वजह से क्या हुआ, हम लोग 10th पे पढ़ेंगे ये चीज, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अभी है राइज ऑफ सोशलिज्म, 10th पे पढ़ेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म। वहां पे हम पढ़ लेंगे 1830 से लेकर 1848 तक जितना भी रिवॉल्यूशन हुआ वो सब नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए हुआ था, नेशनलिज्म के लिए हुआ था। ठीक है, नेशनलिस्ट नहीं, वो सारे रिवॉल्यूशन करवाया था 1830 से 1848। ठीक है, तो पर हमने ये क्यों पढ़ा? क्योंकि ये इसलिए पढ़ा, क्लास 9 पे एनसीईआरटी बुक में ये मेंशन है कि 1815 पे क्या हुआ। 1815 पे, ये भी हम 10 पे पढ़ेंगे 1815 पे क्या हुआ था। 9 पे क्या है वो मैं अभी बोलने वाला हूँ। 1815 पे क्या हुआ था? बैटल ऑफ वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू, BATTLE, बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू, इस पे क्या हुआ था? जब इस पे एंड ऑफ नेपोलियन हुआ था, नेपोलियन, इस पे जब नेपोलियन का खत्म हुआ, हाँ, बैटल ऑफ वाटरलू के बाद जब नेपोलियन का खत्म हुआ, तब क्या हुआ? ए न्यू गवर्नमेंट फॉर्म। नेपोलियन का खत्म होते ही क्या हुआ? एक नया गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू गवर्नमेंट। और उस नए गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऑफ दैट न्यू गवर्नमेंट, अगेंस्ट ऑफ दैट न्यू गवर्नमेंट कौन आ गए? इटाली के एक महारथी, नाम है गुसेप्पी मजीनी नाम का एक इंसान फ्रॉम इटाली। वो क्या करते थे? वो दे स्टार्टेड अंडरग्राउंड सिटीज। गुसेप्पी मजीनी फ्रॉम इटाली, वो क्या चाहते थे? दे स्टार्टेड अंडरग्राउंड सिटीज। वो लोग अंडरग्राउंड सिटीज बना रहे थे। उन लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या था? वो लोग क्या चाहते थे? उन लोगों का एम क्या था? their aim या फिर ऑब्जेक्टिव क्या था, कुछ भी। their objective was THEIR, their aim was to overthrow THROUGH, overthrow the monarchy। हाँ, ये जो नया गवर्नमेंट वहां पे फॉर्म हुआ एंड ऑफ नेपोलियन के बाद, वो गवर्नमेंट मोनार्की सिस्टम को सपोर्ट कर रहे थे। वो गवर्नमेंट सपोर्ट्स, ये जो गवर्नमेंट बना सपोर्ट्स मोनार्की सिस्टम, ये मोनार्की को सपोर्ट कर रहे थे। और ये गुसेप्पी मजीनी जो अंडरग्राउंड सिटीज बना रहे थे, वो अंडरग्राउंड सिटीज क्यों बनाए? ताकि वो छुप के ये सब प्रोपागेंडा को फैला पाए कि जो मोनार्की सिस्टम है उसको ओवरथ्रो कर देना है। ठीक है, मोनार्की सिस्टम को ओवरथ्रो कर देना है। एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना चाहता था। ये उन लोगों का डिमांड था। हाँ, नेशनलिस्ट ये सब चाहते थे। अच्छा, हमने देखा
कि लिबरल्स कुछ चाहते थे, रेडिकल्स कुछ चाहते थे, कंजर्वेटिव्स कुछ चाहते थे, नेशनलिस्ट कुछ चाहते थे। तो सोसाइटी हो तो कैसा हो, सोसाइटी हो तो किस तरह का हो, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल था। तो इसी चीज का सॉल्यूशन देने के लिए आया कि जो यूरोप है, यूरोप का जो सोसाइटी है वो किस तरह से रन होगा, उस पे सोशलिज्म लाना पड़ेगा। इतने सारे बात होने के बाद लोगों के मन पे आया कि एक ही तरीका है, एक ही तरीका है सोसाइटी को बनाने का, वो है सोशलिज्म। तब शुरू होता है ये सोशलिज्म। अच्छा, सोशलिज्म क्या है? इट इज एन इकोनॉमिक थ्योरी। ये क्या है? एक इकोनॉमिक थ्योरी है। ये सबको मिटाते हैं। सोशलिज्म क्या है? एक इकोनॉमिक थ्योरी है। सोशलिज्म क्या है? एक इकोनॉमिक थ्योरी है इन विच जिसमें राइट्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें क्या होगा? राइट्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन should be regulated by the society or the common ordinary people of the society। तो सोशलिज्म क्या है? एक ऐसा इकोनॉमिक थ्योरी है जिसपे राइट्स जो होगा प्रोडक्शन का एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, वो किसके पास, वो उसको कौन रेगुलेट करेगा? सोसाइटी ही रेगुलेट करेगा। इसी चीज को हम कहते हैं सोशलिज्म। अच्छा, क्वेश्चन है कि लोगों ने सोशलिज्म को ही क्यों चुना? कुछ और भी तो सिलेक्शन कर सकते हैं, लोगों ने सोशलिज्म को ही क्यों चुना? अब हम जानेंगे वाई सोशलिज्म, हम जानेंगे वाई सोशलिज्म इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यूरोपियन सोसाइटी। वाई शुड वी चॉइस, वाई शुड वी चूज, वाई शुड दे चूज सोशलिज्म? एक सवाल आता है मन में। इतना कुछ लोग बोल रहे थे, सडनली वो लोग सोशलिज्म की तरफ ही क्यों इतना ध्यान दिया, और सोशलिज्म ही क्यों लेना चाहते थे उन लोग सोसाइटी में? जब इसका सवाल मन पे आता है तब हम बोलेंगे कि जो सोशलिज्म जो है, उन लोगों ने देखा कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये एक सबसे बड़ा समस्या है दुनिया में। प्राइवेट प्रॉपर्टी ही क्या है? एक सबसे बड़ा समस्या होता है। हाँ, कोई भी दुनिया का कोई भी सोसाइटी के लिए। तो वो लोग कह रहे थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज जो होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी आर द रीजन फॉर ऑल द सोशल एविल्स। प्राइवेट प्रॉपर्टी ही क्या है? सारे दुनिया में एक सोशल एविल है सोसाइटी के लिए। तो उन लोगों को पता चल गया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ही सबसे बड़ा दुश्मन है। तो एक काम करते हैं, वी शुड डू वन थिंग। जो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मतलब प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। प्रॉपर्टी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द, जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे किसके साथ? अमोंग द वर्कर्स, अमोंग द सोसाइटी। पूरे सोसाइटी में प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर दे सब में, तब ये जो सोशल इविल है ये खत्म हो जाएगा। ये तरीका उन लोगों ने सोचा। सोशलिस्ट वाले ऐसा सोच रहे थे। सोशलिज्म होगा इधर, लिज्म। उन लोगों ने क्यों सोशलिज्म ही सिलेक्शन। तो हमने देखा कि प्रॉपर्टी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सोसाइटी। फिर हम कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट शुड बी
profit should be shared, profit should be shared among the member of society, the member of society। ये एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ में और एक पॉइंट में हम कह सकते हैं, जैसे कि हाँ दिख रहा होगा, तो और एक पॉइंट ऐसा है कि क्या हुआ, जो इक्वल राइट्स, हाँ वो लोग सोशलिस्ट तो डिमांड कर रहे थे कि इक्वल राइट्स शुड बी गिवन टू ऑल सिटीजन्स। ये भी उन लोगों का एक ऑब्जेक्टिव था। तो इस तरह से लोगों ने सोचा कि ये जो डिमांड्स है, ये सारे डिमांड्स किसके थे? ऑल दीज डिमांड्स, all these points, ये सभी पॉइंट्स क्या हैं? डिमांड्स ऑफ सोशलिस्ट टू कंटिन्यू सोशलिज्म इन यूरोप में अगर सोशलिज्म को कंटिन्यू करना है तो ये सब कुछ डिमांड्स था। तो हुआ क्या, देखो इस पे प्रॉब्लम क्या था कि जो क्यों सोशलिज्म आया, एग्जैक्टली कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी जो है, और ओनर भी होता है, ओनर के पास प्रॉपर्टी होता है, और होता है वर्कर। अगर वर्कर ओनर की प्रॉपर्टी में काम ही ना करे तो ओनर को कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। मतलब ओनर का जो प्रॉफिट है वो तभी आएगा अगर वर्कर प्रॉपर्टी में काम करे। तो अगर वर्कर ने प्रॉपर्टी में काम किया तो जो प्रोडक्शन हुआ, अगर सारा प्रोडक्शन से क्या आएगा, उसको ओनर क्या करेगा, बेचेगा तो प्रॉफिट आएगा। वो जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट अगर सिर्फ ओनर में ही शेयर हो, अगर वो प्रॉफिट सिर्फ ओनर के साथ ही शेयर हो तो ये पर्सनल गेन होगा, तो ये ओनर के लिए पर्सनल गेन होगा। तो सोशलिस्ट चाहते थे कि पर्सनल गेन ना हो, वो सोशल गेन हो। तो सोशल गेन कैसे हो सकता है? अगर इसी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए किसके साथ? अमोंग वर्कर ऑफ द सोसाइटी। अगर वो वर्कर, सोसाइटी में जो वर्कर है उसके सभी में अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो क्या हो सकता है? ये एक सोशल गेन हो सकता है। देन इट बिकम्स ए सोशल गेन। और वो लोग चाहते थे कि सोशल गेन हो, यानी कि सोसाइटी का वेलफेयर हो। तो सोशलिस्ट जो थे, वहाँ पे जो सोशलिस्ट थे, इन लोगों का डिमांड सोशलिज्म लाना था। मतलब है कि वो लोग चाहते थे कि उन लोगों ने मोर अटेंशन किसमें किया? मोर अटेंशन टुवर्ड्स इक्वल राइट्स। उन लोगों ने ज़्यादा ध्यान इस पर रखा कि सबको इक्वल राइट्स मिले। इक्वल राइट्स आएगा तभी सब कुछ हो सकता है। तो हुआ क्या, इसके बाद ये जो सोशलिज्म आ गया यूरोप में, और सोच रहे थे लोग कि प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट भी शेयर हो जाएगा, इक्वल राइट भी मिलेगा। अगर प्रॉपर्टी अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो किसी के पास खुद का प्रॉपर्टी नहीं होगा। तो हाउ ए सोसाइटी कुड रन विदाउट ए प्रॉपर्टी, ये भी एक सवाल आता है अभी। तो हमारे मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सोसाइटी किस तरह से चलेगा विदाउट प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी तो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किसी के पास इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। तो बिना प्रॉपर्टी का कैसे एक सोसाइटी को रन करना है? चलिए इसको देखते हैं। अभी एक सोसाइटी को कैसे रन किया जाए, ये अभी प्रॉब्लम है। ये सब कुछ तो सोल्यूशन हो चुका था, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या मिला सोशलिज्म पे कि अगर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो बिना प्रॉपर्टी के कैसे रहेंगे एक सोसाइटी में लोग, ये क्वेश्चन है। तो हुआ क्या, बिना प्रॉपर्टी में हाउ सोसाइटी could run without
प्रॉपर्टी, ये सवाल आ रहा था लोगों के मन में। तभी कौन आए, इसका सॉल्यूशन देने के लिए आए तीन महारथी आए। एक है रॉबर्ट ओवेन, फिर आए लुइस ब्लैंक, फिर आए कार्ल मार्क्स। तो हमें रॉबर्ट ओवेन, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने बोला कि एक ऐसा कम्युनिटी बनाना पड़ेगा, कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाना पड़ेगा, कोऑपरेटिव कम्युनिटी। और ये कोऑपरेटिव कम्युनिटी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कोऑपरेटिव कम्युनिटी जो बनाया जाएगा उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू रेगुलेट द होल प्रॉपर्टी ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में जितने भी प्रॉपर्टी है उसको रेगुलेट तो एक ही कम्युनिटी के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। रेगुलेट करने के लिए सिर्फ एक ऐसा कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाना पड़ेगा, उन लोगों ने ऐसा एक डिमांड रखा, ऐसा सोच था रॉबर्ट ओवेन का। तो क्या हुआ, एक ऐसा कम्युनिटी निकला था, न्यू हार्मोनी इन इंडियाना, जो ये न्यू हार्मोनी इन इंडियाना निकला था, ठीक है, जो ये न्यू हार्मोनी इन इंडियाना निकला था वो सिर्फ इसी बात पे काम किए कि जो प्रॉपर्टी है, होल प्रॉपर्टी सोसाइटी का, उसको रेगुलेट कौन करेगा, कोऑपरेटिव कम्युनिटी। इस तरह का डिमांड, इस तरह का सोच किसने रखा, रॉबर्ट ओवेन ने रखा। क्या ऐसा ही हुआ था, लुइस ब्लैंक का सोच भी क्या ऐसा ही था। लुइस ब्लैंक कह रहे थे कि सोसाइटी में तो एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी तो चाहिए, इस तरह का कम्युनिटी जरूरत है। कोऑपरेटिव कम्युनिटी का मांग तो लुइस ब्लैंक ने भी किया। उसके साथ साथ उन्होंने एक नया चीज भी बोला कि जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड according to the वर्किंग एफर्ट। जिसने जितना एफर्ट ज्यादा किया उसको उतना ही पैसा मिलेगा, ये भी उन लोगों ने मांग रखा, ठीक है। तो जो लुइस ब्लैंक है, लुइस ब्लैंक का कहना ऐसा था कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी भी हो जो रॉबर्ट ओवेन कह रहे थे, साथ में जो प्रॉफिट है वो भी वर्किंग एफर्ट के साथ अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए लोगों में। कार्ल मार्क्स कह रहे थे कि जो ये प्रॉब्लम है, कौन सी चीज का प्रॉब्लम, ये जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर विल कंटिन्यू within society forever। ये हमेशा के लिए क्या होगा, सोसाइटी में ये एक्सप्लॉयटेशन, वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन हमेशा के लिए चलता रहेगा। इट विल नेवर एंड, ये कभी खत्म ही नहीं हो सकता, ये कार्ल मार्क्स का कहना था। तो उन्होंने कहा ये सब चीजों को हटाने के लिए we have to do revolution, हमें तो रिवोल्यूशन करना पड़ेगा। we have to do revolution, क्यों करना पड़ेगा, to overthrow, किस चीज को ओवरथ्रो करने के लिए, to overthrow ruling class from the सोसाइटी से रूलिंग क्लास को हटाना पड़ेगा, यही प्रॉब्लम था। तो सोसाइटी से रूलिंग क्लास को कैसे हटाएं,
यूजिंग रिवोल्यूशन, बहुत सारे रिवोल्यूशन करना पड़ेगा तभी जाके सोसाइटी से रूलिंग क्लास को हटाया जा सकता है। अगर सोसाइटी से रूलिंग क्लास हट गया तो जो सोसाइटी बनेगा वो कैसा सोसाइटी होगा? नो क्लास सोसाइटी। ठीक है, नो क्लास सोसाइटी। तो ये तो छाप लिया होगा लुइस ब्लैंक का, इसको मिटाते हैं। तो वो कह रहे थे देन all these revolutions leads to a no class society। बहुत इंपॉर्टेंट बात, नो क्लास सोसाइटी। एक ऐसा सोसाइटी डेवलप होगा जिसमें कोई क्लास ही ना हो। और यही वो चाहते थे कि रूलिंग क्लास को हटाया जाए तो फिर सब लोग बराबर हो जाएंगे, सबको इक्वल राइट्स मिलेगा, क्योंकि हायर क्लास का कोई मेंबर ही नहीं रहेगा, सब इक्वल राइट्स का रहेगा, सब लोअर क्लास हायर क्लास सब एक ही क्लास हो जाएगा। इसलिए नो क्लास सोसाइटी का वो डिमांड कर रहे थे। तो ये जो रिवोल्यूशन उन्होंने किया था, क्यों किया था? रिवोल्यूशन उन्होंने क्यों किया था, वाई? तो हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वर्कर के साथ। एक्सप्लॉयटेशन with of workers of exploitation of workers at इंडस्ट्रीज में बहुत सारे एक्सप्लोइटेशन हो रहे थे वर्कर्स का, जिसकी वजह से ये रिवोल्यूशन की मांग कर रहे थे कार्ल मार्क्स। तो और एक आया ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, अभी हम उसके बारे में जानेंगे तो फिर खत्म हो जाएगा ये जो सोशलिज्म है इन यूरोप, वो पॉइंट हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमें रशियन रिवोल्यूशन को पढ़ना पड़ेगा। तो ये मिटा दे, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछता है कि प्रॉपर्टी के बिना किस तरह से सोसाइटी रन हो सकता है। तो हम बोलेंगे कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवेन एंड लुइस ब्लैंक का क्या कहना था इसके बारे में, ये हमने जान लिया। अब हमें जो जानना है वो सिर्फ एक ही चीज बचा एज ऑफ सोशल चेंज को खत्म करने के लिए, वो है सेकेंड इंटरनेशनल। ये सेकेंड इंटरनेशनल क्या है? सेकेंड इंटरनेशनल, सेकेंड इंटरनेशनल, ये जो सेकेंड इंटरनेशनल है ये बना इसलिए टू सपोर्ट सोशलिज्म। ये सेकेंड इंटरनेशनल ये भी क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन ही है। इट इज ऑल्सो ए ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि न्यू हार्मोनी इन इंडियन, वो भी एक कम्युनिटी बना था होल प्रॉपर्टी को रेगुलेट करने के लिए। तो इट इज ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। और ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बना? टू सपोर्ट सोशलिज्म। सोशलिज्म को सपोर्ट करने के लिए क्या बना? सेकेंड इंटरनेशनल। सोशलिज्म को सपोर्ट करने के लिए क्या बना? सेकेंड इंटरनेशनल। तो ये लोग क्या चाहते थे? उन लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या था? ये लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या था? और ऑब्जेक्टिव था टू कोऑर्डिनेट, ताकि वो कोऑर्डिनेट कर पाए सारे ऐसे बॉडीज को, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, दूसरे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जो लोग सोशलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। तो उन सबको मिला के एक बड़ा सा टीम बनाना चाहते थे वो लोग, टू कोऑर्डिनेट all other organizations who support जो सपोर्ट कर रहे थे क्या चीज का सपोर्ट कर रहे थे? सोशलिज्म का। ये उन लोगों का ऑब्जेक्टिव था। सोशलिज्म को जो लोग सपोर्ट करेंगे उन लोगों को एक साथ इकट्ठा कर देना, कोऑर्डिनेट कर देना, ये उन लोगों का एक डिमांड था। हुआ क्या, सोशलिज्म का जो ये यूरोप में चल रहा था, इसका बारे में जो ये सोशलिज्म चाहते थे यूरोप में, इसके बारे में दूसरे देशों में भी फैल गया। तो दूसरे देश जैसे कि इंग्लैंड, ये सब भी जोड़ने लगे सेकेंड इंटरनेशनल के साथ। इंग्लैंड में एक पार्टी बन गया था, लेबर पार्टी, जो किसको सपोर्ट कर रहे थे? सोशलिज्म को। सोशलिज्म
ये लोग सपोर्ट कर रहे थे सोशलिज्म को, इसलिए ये लोग भी किसके साथ कोऑर्डिनेट हो गए, ये लोग भी सेकंड इंटरनेशनल के साथ कोऑर्डिनेट हो गए। फिर दूसरा जो बना था जर्मनी, जर्मनी में एक बन गया था SDP, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो जर्मनी में जो ये बना था उन लोगों का भी ऑब्जेक्टिव क्या था, सपोर्ट करना सोशलिज्म को। सोशलिज्म को ये लोग भी सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए ये लोग भी किसके साथ कोऑर्डिनेट हो गए, सेकेंड इंटरनेशनल के साथ। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दूसरे से चाहत रखने वाले लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, जो जिन जिन कंट्रीज में लोग सोशलिज्म चाहते हैं वो सारे ऑर्गेनाइजेशन को वो एक साथ कर रहे थे, सेकेंड इंटरनेशनल, यही उन लोगों का ऑब्जेक्टिव था। तो ये जो सिनेरियो हमने पढ़ा वो टिल 1914 तक कुछ भी सक्सेस नहीं मिला, सिर्फ चलता रहा रिवॉल्यूशंस, और कुछ भी सक्सेस नहीं मिला। टिल 1914 दे did not succeed to bring socialism, सबको पता चल गया था कि ये होने से बहुत अच्छा होगा, लेकिन पूरी तरीके से ये फेल नहीं पा रहा था, स्प्रेड नहीं हो पा रहा था। तो आगे जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो टॉपिक रशियन रिवॉल्यूशन होगा 1914 के बाद, 1914 से ही शुरू हो जाता है। जब रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे तब हम लोगों को पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे ये सोशलिज्म एस्टेब्लिश्ड हो चुका था। रशिया में हुआ था सबसे पहले, बाद में दूसरे कंट्रीज में भी आने लगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा रशियन रिवॉल्यूशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में हमने सिर्फ एज ऑफ सोशल चेंज, यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया, किस तरह से आया, वो सब कुछ हमने इसमें कवर कर लिया। ठीक है।